सो अ वेरी वार्म वेलकम टू सिन ऑफिशियल पॉडकास्ट। और ये जो पॉडकास्ट है ये मैं केवल एक सिंगल पॉडकास्ट नहीं कहूँगा, ये कंप्लीट सीरीज़ हम बनाने वाले हैं। और इस सीरीज़ के लिए हम आ चुके वापस हमारे गेस्ट के साथ, जिनका नाम है जानवी मोदी जी। और आपको एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये गुजरात से बिलोंग करती है। और लास्ट पॉडकास्ट के अंदर हमने डेटा साइंस के ऊपर बात करी थी, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर बात करी थी, बट इस बार थोड़ा सा हम उनका एक अलग एंगल देखने वाले हैं। इनकी जो पूरी फैमिली है और ये खुद है, बहुत टाइम से स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा डिमांडेड थी और इस सीरीज़ का नाम होगा एआई इन फाइनेंस और स्टॉक मार्केट। कैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर एआई का यूज़ कर सकते हो और क्या रिस्क वगैरह होता है, कैसे स्टॉक मार्केट आप शुरू कर सकते हो, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ के वापस इतने दिनों बाद? बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि कितने दिनों बाद अब ऐसे मिले वापस, और इस सीरीज के पॉडकास्ट करने पर बहुत मैं एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए। तो यहाँ पर मैं इस बार है ना, ये जो पूरा पॉडकास्ट है थ्रू क्वेश्चंस अपन लेंगे, क्योंकि ये पूरा पॉडकास्ट का फ्लो पूरा क्वेश्चंस के थ्रू होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। मतलब एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या और ये वर्क कैसे करता है। स्टॉक मार्केट आप कोई भी एक कंपनी है जो भी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के ऊपर, और आपको उसका हिस्सा बनना है कि पार्टनरशिप लेनी है। 10% ले लो या 20% ले लो, आप 1000 रुपीज भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि कोई स्टॉक का प्राइस 500 है तो आप एक शेयर ले लो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। ये सारी चीजें आती है स्टॉक मार्केट के अंदर। आप जितने इन्वेस्ट करोगे वो रख दो, फिर 500 पे लिया है, 600 आया, सेल कर दिया, तो वो जो 100 पॉइंट का मिला आपको, तो वो 100 पॉइंट आपको प्रॉफिट में मिल गए। तो कुल मिला के स्टॉक मार्केट एक ऐसा, अपन कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आगे कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो थोड़ी सी आप खरीद सकते हो, थोड़ी सी खरीद, और जैसे जैसे वो प्रॉफिट करे या जैसे जैसे वो डाउनफॉल जाए उसमें आप एज अ भागीदारी रहोगे उस पर्टिकुलर पूरी चीज में। और वो बोनस भी देते लाइक क्वार्टर्स में उसका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट अच्छा रहता है तो वो कोई कंपनी डिविडेंड देती है। डिविडेंड यानी कि जैसे कि कोई कंपनी ने अनाउंस किया कि पर शेयर हम 19 रुपीज डिविडेंड देंगे, तो आपके पास 100 शेयर हुए तो 19 इंटू 100 कितने हुए? 1900, तो 1900, तो उतने आपको एज अ बोनस दिया जाएगा। कि क्योंकि उन लोगों ने प्रॉफिट किया है उस क्वार्टर में, अच्छा रिजल्ट मिला है, तो वो जितने शेयर होल्डर्स होंगे उसको बोनस देंगे ये। तो ये जो अभी आपने बात की, इसको थोड़ा आप डिटेल में समझा सकते हो, लाइक एक ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट के हिसाब से, मतलब थोड़ा सा इसको डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लर्नर्स भी होंगे जो कि बिल्कुल नए हैं। तो ये वीडियो एज उनकी इंट्रोडक्टरी गाइड हो सकती है जो उनको गाइड करे इस पूरी जर्नी के अंदर। ओके, सो 2 टाइप के होते हैं स्प्लिट बोनस। कोई एक शेयर है, मैं अभी एक टाटा मोटर्स की ले लूं। टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया है कि 900 के ऊपर प्राइस चल रहा है, तो उन्होंने बोला है कि हम लोग 2 सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं शेयर, एक कॉमर्शियल और एक प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। तो जिसके पास अभी फॉर एग्जांपल ले लो, मेरे पास 500 शेयर्स है टाटा मोटर्स के, तो मुझे वो स्प्लिट कर देंगे। 250 मेरे पास हो जाएंगे प्राइवेट के, 250 हो जाएंगे कॉमर्शियल के, और दोनों का भाव हो जाएगा 900 डिवाइड बाय 2, 450 हो गया। तो अभी वो 450 जाके 5 साल बाद जब 1000 होगा तो सोच लो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मुझे तो दोनों शेयर मिल गए। ये बोलते हैं स्प्लिट बोनस, कि जो स्प्लिट देती है कंपनी। जब एक कंपनी नेस्ले थी पहले, उसका 10 हिस्सा हुआ था, तो नेस्ले का भाव था 25,000, तो वो 10 हिस्से में हो गई थी डिवाइड। ऐसे होता है। और बोनस होता है कि वो प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट पर शेयर अलॉट करती है। कोई बड़ी कंपनी है तो वो पर शेयर जैसे 100 रुपीज भी रखती है, वो कोई होती है तो कोई 150 भी रखती है। तो आपके पास जितने शेयर होते हैं उतने आपको एज अ डिविडेंड और एज अ प्रॉफिटेबल गिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहूँगा, लाइक आपने भी ये जर्नी स्टार्ट की होगी, लाइक एक पर्टिकुलर आपका स्टार्टिंग फेज रहा होगा, लाइक आपने अपने मम्मी पापा को देखा होगा ये चीज़ करते हुए, आपने अपने घर का एनवायरनमेंट देखा होता। तो कैसे आपने ये जर्नी शुरू करी, और सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आया, मतलब ये जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग आपसे रिलेट करेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि आपको आने के बाद तो अपन काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, बट जब वो स्टार्टिंग फेज होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने थोड़ी स्टोरी के बारे में बताइए कि कैसे आप एज अ जानवी मोदी से स्टॉक मार्केटर जानवी मोदी बन रहे हो, अब वो जर्नी। हाँ, सबसे पहले तो सेल्फ ट्रेडिंग करना है।
तो आईपीओ और स्टॉक होल्डर की बेस्ट है कि सेफ साइड रहना है, लॉस नहीं करना है, इंट्राडे नहीं करना है। तो आप कोई भी एक अच्छा सा स्टॉक ले लो, जैसे कि आईटी सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो ऐसा कोई स्टॉक आप होल्ड कर लो 5 साल या 2 साल के लिए, भूल जाओ। 2 साल में भी निकाल दोगे ना तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। मिनिमम 1 लाख इन्वेस्ट करोगे तो आपको वो रिटर्न 10 to 15% पर ईयर आराम से दे के जाएगा। तो सेफ ट्रेडिंग ये है कि आप एक स्टॉक अच्छा पकड़ लो और फिर भूल जाओ उसको 2-3 साल के लिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप आईपीओ भी अप्लाई करो। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक कंपनी को लिस्ट करना होता है एनएससी और बीएससी में, तो वो आईपीओ लेके आती है कि हमें इतने करोड़ का फंड चाहिए रेज करने के लिए, उसको बोलते हैं आईपीओ, कि वो पब्लिक से इतने करोड़ में लेना चाहती है कंपनी को ग्रो करने के लिए और लिस्ट करने के लिए। तो आईपीओ की डेट्स आती है कि 3 दिन आईपीओ ओपन रहता है और 15,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। सभी आईपीओ 15,000 के अंडर होंगे। कोई कंपनी ने सपोज बताया कि मैं 500 शेयर दूंगा 30 रुपीज पे, तो कितने हुए? 15,000 हो गए एग्जैक्ट। तो फिर वो अप्लाई करने के बाद 1 दिन के बाद अलॉटमेंट आता है कि आपको लगा कि नहीं। मतलब लकी ड्रॉ जैसा है कि हमने इंडिया में कई सारे मिलियनर्स भरते हैं, तो उसमें से लिमिटेड को मिलता है। जितने के 25 करोड़ का फंड है उसमें से शायद मान लो कि 25,000 को लगना है अलॉटमेंट, तो वो कंप्यूटर ही करता है अलॉटमेंट। तो 25,000 को अलॉटमेंट मिला। तो ये जर्नी कैसे रहती है? लाइक यहाँ पर मेरे दिमाग में जैसे क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि एक जर्नी कैसे रहती है? जैसे सपोज एक कोई कंपनी पहले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करती है, फिर वो एज अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म रजिस्ट्रेशन करती है, तो ये पूरी जर्नी क्या रहती है? मतलब प्राइवेट लिमिटेड से पूरी पब्लिक ऑफरिंग तक क्या मतलब रहता है? लाइक कैसे एक कंपनी आईपीओ निकालती है, वो थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर हो गए तो हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, इसीलिए। वैसे तो उस डिटेल में मुझे नहीं पता है कि क्या है, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे जब प्रॉफिट करती है तो उसको ग्रो होने में टाइम लगता है, क्योंकि कोई स्टार्टअप है तो ऐसे तो नहीं डायरेक्ट आईपीओ ऑफर करता है और सभी अप्रूव भी नहीं करती है। इसलिए वो थोड़ा ग्रो एक्सपीरियंस करता है, थोड़ी एक आईपीओ के लेवल में क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, फिर वो कंपनी आईपीओ के लिए एलिजिबल होती है। राइट। तो मतलब हमें बेसिकली ये आप कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले एज अ प्राइवेट लिमिटेड वो होती है, और प्राइवेट लिमिटेड के बाद वो अपनी आगे की जर्नी तय करती है और फिर धीरे धीरे वो आईपीओ में आती है। लाइक अपन ये जानते हैं कि जैसे टाटा जो आई थी, टाटा भी एकदम इसी फ्लो के थ्रू ही आई थी। एक बार एज ए स्टार्टअप थी वो पहले भी, और फिर वो धीरे धीरे एज आज अपन देख रहे हैं टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इवन पाकिस्तान के सारी कंपनी का अगर अपन मिक्स भी कर लेते हैं, उनका जो पाकिस्तान का जो पूरा स्टॉक शेयर मार्केट है, जीडीपी, लाइक तो वो एकदम अपने टीसीएस उससे भी ज्यादा है। तो इस तरीके से फर्क पड़ता है। तो क्या आईपीओ बेसिकली होता क्या? मतलब इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझेंगे, लाइक आईपीओ क्या चीज है? आईपीओ जैसे कि मैंने बोला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कुछ क्वार्टा वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी देते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। कुछ डोमेस्टिक में देते हैं, डोमेस्टिक में आते हैं म्यूचुअल फंड है, एलआईसी का है, एचडीएफसी का है, वो सब इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर भी उस कंपनी में होल्ड करती है। मतलब 3 हुए। और चौथा होता है रिटेल। रिटेल में हम पब्लिक लोग आते हैं, तो हम पब्लिक लोग अप्लाई करते हैं, फिर उसमें से वो अलॉटमेंट देके आपको बता देता है कि आपको ये लगा है कि नहीं लगा है। लगा है तो आपकी अच्छी बात है, लिस्टिंग के दिन है आप निकल जाओ तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और होल्ड करके रखते हो 5 साल के लिए। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। नवंबर 2023 पे इरेडा आया था, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का गवर्नमेंट स्टॉक था, आईपीओ आया था अभी नवंबर में। 32 रुपीज में दिया था, अभी चल रहा है 300। 32 रुपीज में दिया था 300। और जिसको वो आईपीओ लगा था, जिसने वो होल्ड करके अभी तक रखा है, उसको 15,000 इन्वेस्ट पर 1,06,000 रुपीज प्रॉफिट है 15,000 को बाद करके। तो कितना बड़ा कितने हुए महीने? सिर्फ 6 महीने में उसको 1 लाख का प्रॉफिट दे रही है। और जो बोनस डिविडेंड मिला वो तो सब अलग ही है। तो मतलब इतना फायदा मिलता है। लाइक आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको आईपीओ चेक करना है, और आपको आईपीओ जो भी आपको लगे कि भाई ये इस कंपनी में पोटेंशियल है और इस कंपनी में हम मानते हैं कि भाई स्कोप है, तो अपन अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। अगर अपना लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर नेक्स्ट आईपीओ ढूंढो। नेक्स्ट आईपीओ ढूंढो। और उसमें भी रहता है कि सभी आईपीओ नहीं भरने चाहिए, क्योंकि कई होती है जो लिस्टिंग के दिवस
दिन ही लॉस में, मतलब जिस 32 पे दिया है तो वो खुलती है डायरेक्ट 29 पे, तो 20 पे, तो आप लॉस में हुए। या तो फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा, या तो आपको लॉस में निकलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप उसका प्रीमियम चेक करो। उसकी एप्लीकेशंस भी आती है। जिस हम्म। आईपीओ का प्रीमियम 30% से अप हो, मतलब वो प्रॉफिटेबल कंपनी है अभी, और उसकी मार्केट की वैल्यू बहुत बढ़िया मतलब बोल रही है, मतलब तो यहाँ वो पर ओपन पहला ओपन आ गया होगा। कि मतलब पहली चीज यहाँ पर हमें पकड़ में आ चुकी है कि प्रीमियम जो है वो 30% के ऊपर होना चाहिए किसी भी आईपीओ का। ऊपर होना चाहिए, हाँ। ठीक थर्टी है। परसेंट से नीचे हो तो रिस्क रहता है, बाकी अप्लाई तो आप कर सकते हो। पर 50-50 रहता है, अगर गेट डाउन हुआ, मार्केट डाउन हुई, तो आप लॉस में भी जा सकते हो, या फिर आपको होल्ड करने की तैयारी रखनी होती है। और 30% से अप है तो वो मिनिमम 2 to 3 thousand रुपीज तो आपको दे के ही जाएगा लिस्टिंग के दिन। जैसे अब जैसे होता है ना कि किसी के पास सपोज 5,000 रुपये है, ठीक है, फाइव हाँ। थाउजेंड रुपीज़ है, वो सपोज एग्जाम में पास हो, उसको मिल गए 5,000 रुपये। अब वो उस 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकता है इस पर्टिकुलर जर्नी की। यस, ऑफ कोर्स कर सकता है। एसआईपी होती है जो मंथली 500 से भी शुरू होती है, 1000 से भी शुरू होती है। और एसआईपी तो ऐसा है कि आप 21 में शुरू कर दे तो एट द एज ऑफ 40 यू विल हैव मोर देन 2 करोड़। ओके। अच्छी खासी म्यूचुअल फंड या एसआईपी ढूंढ लो, तो आप पोर्टफोलियो एकदम, आप जब रिटायर होंगे 50 की एज में, तो आपके पास करोड़ों रुपए एसआईपी में होंगे। मतलब जिसके पास एज अ बिगनर है, जो मतलब एज अ रिस्क नहीं लेना चाहता, वो SIP इज द बेस्ट हाँ। ऑप्शन फ्रॉम विच ही और यस। सी कैन स्टार्ट इट्स। और यस। काफ़ी टाइम, अब जैसे कुछ क्वेश्चन है, एक और मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि एक बच्चा है जो कि 21 साल का है, ठीक है, हिज एज इज़ 21। ओके। लाइक मैंने भी एक बार एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, धंधो करके, जिसमें हमने फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था उस पर्टिकुलर में। बट अब हम उसको ओके। वापस धीरे धीरे शुरू करने के मोड में आने वाले हैं। इन द कमिंग डेज हम उसको वापस स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर एक बच्चे का जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है, 21 ईयर्स ओल्ड है, इज़ इन द कॉलेज राइट नाउ, एंड वो अपनी पार्ट टाइम जॉब से 2,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है। 2,000 रुपीज़ उसको मिल रहे हैं हर 15 दिन के, यानी 1 मंथ का उसको 4,000 मिल रहा है, 4,000। टोटल सब मिल रहा है। तो अब उसके लिए क्या रोड मैप होगा, कैसे उसको करना चाहिए? उसको एक अच्छी सी, मतलब बैंक में भी आप जाओ ना तो वो लोग अच्छी सजेस्ट करते हैं कि आप ये एसआईपी पे इन्वेस्ट करो। कुछ कुछ एसआईपी होती है जो मैंने बोला कि 500 से भी शुरू होती है और 1000 से भी होती है। पर उसका मतलब इंटरेस्ट होता है कि पर ईयर आपको इतना तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, तो वो 4000 है, उसमें से तो वो 1000 तो निकाल ही सकता है, या 500 निकाल सकता है। तो बिल्कुल। वो एसआईपी स्टार्ट कर सकता है, और एक टाइम पे जब 2 साल हो गए तो थोड़ी थोड़ी पॉकेट मनी भी ले सकता है अपने पेरेंट्स के साथ से। तो वो राइट। सेव करके 15,000 की एक फाइनल मतलब इन्वेस्ट वैल्यू बना लो। बना ली, फिर आप एक आईपीओ तो अप्लाई कर ही सकते हो आप आपके डीमेट अकाउंट से। फिर लगे ना लगे वो और कोई दूसरा क्वेश्चन है। पर मेरा एक फ्रेंड है जो अभी 15,000 उसने जमा किए हुए, तो वो एक ही कर रहा है, और उसको अल्टरनेट आईपीओ में लग रहा है उसको। वो इतना लकी है कि उसको लग रहा है वो एक में भी, और वो प्रॉफिट कर रहा है 3,000 to 5,000 पर आईपीओ। जितना ग्रेट। प्रीमियम होगा उतना, तो आपका तो वो 15 to 20 हो जाएगा, धीरे धीरे 20 to 30 हो जाएगा। तो 2 डीमेट अकाउंट खुलवा लो। कोई घर में दूसरा मेंबर है अब उसका भी यहाँ डीमेट पर खुलवा लो। जैसे आपने यहाँ पर एक टर्म यूज़ करी है, डीमेट अकाउंट। अब यस। नॉर्मल अकाउंट और डीमेट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, और डीमेट अकाउंट क्या नेसेसरी है ट्रेडिंग के लिए? नॉर्मल अकाउंट से आप कर नहीं यस। सकते? थोड़ा नहीं, उसके बारे में नॉर्मल बताइए। अकाउंट में, हाँ, सेविंग्स अकाउंट है तो आप पैसे रख सकते हैं उसमें, शेयर्स नहीं ले सकते, इंट्राडे नहीं कर सकते, एसआईपी और ये सब नहीं कर सकते। हम्म। शेयर मार्केट के लिए अलग से अकाउंट है जिसको ओके। बोलते हैं डीमेट अकाउंट। डीमेट आपको अकाउंट। उसमें ऑनलाइन हो जाता है, और अभी तो ऑनलाइन ही प्रोसेस है। आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का चाहिए, और वो 6 डिजिट का कोड देते हैं। मतलब उसको आप पैसे पकड़ के फोटो सेल्फी खींच के अपलोड कर दो, आपका इंस्टेंट ओपन हो जाएगा। और जैसे जीरोधा बोलूं तो वो 100 रुपीज एक बार चार्ज करती है, फिर लाइफ टाइम फ्री है। तो जीरो 100 रुपीज में अपना, हाँ, जीरोधा। ओके। और अभी नंबर 1 कंपनी है, और उसमें जो शेयर के भाव जो ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, वो मूवमेंट आपको देखने में बहुत मतलब इनक्रेडिबल है वो देखने के लिए। और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अभी तक यूजर इंटरफेस नहीं है जो यूजर को अच्छा लगता है, अभी वो नंबर 1 पे है। तो ओके। डीमेट जरूरी है, उसमें ही आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। तो आपका डीमेट नॉर्मल के लिए अकाउंट कुछ है तो चार्जेस लगते हैं, या अपन एज अ अगर किसी के पास नो मनी में भी शुरू कर सकता है कोई डीमेट अकाउंट?
डिमेट में ऐसा है कि देखो, मैंने बोला जैसे कि आप जीरोधा ले लो, तो स्टार्टिंग में 100 रुपीज ओपन करने के हुए आईपीओ लगता है, तो बाई तो आपको करना नहीं है, कंपनी शेयर आपको क्रेडिट कर देगी आपके डिमेट में, तो बाई का चार्ज नहीं लगता है। पर आप जब सेल करते हो तो सेल का सम ब्रोकरेज लगता है, मिनिमम 20 रुपीज या 25 रुपीज, वो ओके आपके प्रॉफिट में से कट होके डायरेक्ट बैंक में आता है। तो मतलब ओके इतना मिनिमल चार्ज तो आप अफोर्ड कर सकते हो, आप फाइव राइट थाउजेंड अर्न करते हो तो। बिल्कुल। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर जब अपन शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज है। अगर हमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो लाइक हम चाहे तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम चाहे सिल्वर में इन्वेस्ट कर यस, सकते हैं, हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी फंड्स हैं उसमें कर सकते हैं, इवन म्यूचुअल फंड्स में हम ये चीज़ें कर सकते हैं, और यस, बैंक्स में कर सकते हैं, स्टार्टअप्स में कर सकते हैं, अलग मतलब बहुत ज़्यादा आजकल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, रियल स्टेट में भी कर सकते यस। हैं। तो हमें क्यों स्टॉक मार्केट चूज़ करना चाहिए, या मतलब ये चीज़ें चूज़ करनी चाहिए? अब अगर हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं तो ये क्यों इसको डिफरेंस बनाता है बाकी से? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, रिस्क बहुत है हम्म ज्यादा। गोल्ड का भाव एक दिन ऐसे ही डायरेक्ट गेट डाउन हो जाए तो सोच लो, इन्वेस्ट किया होगा, होता नहीं है ऐसा जनरली, पर हम्म शायद क्रूड में पैसे लगा दिए, लॉस राइट हुआ, तो हम्म लॉस कवर करने में ही आपको 6 महीने लग जाएंगे। क्योंकि जब शार्क टैंक में एक एपिसोड देखा होगा, तो वो एक सर ने क्वेश्चन पूछा था कि एक शेयर 50% गिर गया, तो उसको सेम प्राइस पे जाने के लिए कितना गेन करना पड़ेगा, कितने परसेंट गेन करना पड़ेगा? हम्म 100%। गिरा कितना? 50%। चढ़ने में कितना टाइम लगा? 100%। हंड्रेड तो परसेंट मतलब, तो वो एक बार जो लॉस हो गया, फिर उसको रिकवर करने में आपको 100% कवर करना पड़ेगा प्रॉफिट, मतलब। और वो मुझे तो आइडिया है कि लॉस कवर करने में कितना टाइम जाता है, हाँ यहाँ वो यहाँ धीरे पर कुछ धीरे होता बताओ। है। यहाँ पर एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितना लॉस खाया है शेयर मार्केट में। मतलब अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है, बट एक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप बता सकते हो जिसमें मतलब आपने कोई नई लर्निंग सीखी, या मतलब एक ऐसी डिफीट जो आपने शेयर मार्केट में खाई लाइक। हाँ, तो मैं ये बता सकती हूँ कि आप कोई भी टेलीग्राम चैनल्स कई सारी है कि जो आपको टिप्स देती है कि ये बैंक निफ्टी बाय करो, ये निफ्टी बाय करो, इंट्राडे करो, तो स्टॉक ऑप्शंस करो। तो उसमें से टिप ले लेके आप अगर करते हो, उन लोगों का एक्यूरेसी इतना नहीं होता है, 70 to 80% होता है। तो वो जो 20% है, आप उसमें अगर गलती से आ गए, तो वो लॉस इतना दे के जाता है ना कि आप सोच नहीं सकते अमाउंट। और फिर जो 70-80% एक्यूरेसी है, वो कवर सिर्फ उससे आधा ही करवाता है, तो आप फिर भी एट द मंथ लॉस नहीं होते हो। मतलब पहला दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हमें टिप्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, चाहे कोई भी नहीं हो। करना चाहिए। सीखना है, इन्वेस्ट करना है तो लर्न करो, क्लासेस लो, यूट्यूब चैनल्स लो, बुक्स आ रही है कुछ ऐसा सजेशन यूट्यूब कि चैनल पे कहाँ से भी। सीख सकते हैं? हाँ, मेरे हिसाब से तो मुझे यूट्यूब चैनल पे कोई खास अच्छा नहीं लगा, तो मैं अभी मेरे टाउन में ये क्लास कर रही हूँ, फीस पेमेंट करके। वो 2 मंथ्स का कोर्स है, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मुझे क्या करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए अप्लाई टेक्निक, तो उसमें मुझे अच्छा लगा। और मेरे हिसाब से कोई ऑफलाइन कोचिंग लो तो आपको ज्यादा इसमें मतलब आपको रिजल्ट फिजिकल इस मिलेगा। चीज को लेना चाहिए, समझ में आ जाएगा कैसे आपको करना यस, है। यस, क्योंकि आप ग्रेट लाइव देखते हो, उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है रेदर देन वॉचिंग दैट यूट्यूब वीडियोस। ओके। लाइक यहाँ पर एक बहुत शानदार बात है, लाइक जब अभी ये वीडियो शूट हो रही है राइट नाउ, द डेट इज 22 जुलाई, तो कल 23 जुलाई है, कल बजट लॉन्च होने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यस। वापस अगला वाला। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या मतलब इंटरिम बजट से लेके अभी तक का जो बजट आने वाला है, यानी कल जो लॉन्च होने वाला है, तो इसके बीच की जर्नी शेयर मार्केटर्स के लिए क्या रही, और कल बजट लॉन्च होने के बाद ये जर्नी कैसे इम्पैक्ट होगी? लाइक थोड़ा सा प्रिडिक्शन, लाइक इट्स नॉट अ टिप बट जस्ट अ प्रिडिक्शन। यस, इट्स अ प्रेडिक्शन। लास्ट बजट से अभी तक मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी तीनों ऑल टाइम हाई है, अभी सबसे आगे है। और अभी प्रिडिक्शन ये हो रहा है कि 2024 में एक क्रैश आएगा, क्योंकि डेटा से ऊपर तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मैं गलत नहीं हूं तो 2008 में ऐसा ऑल टाइम हाई था, 2008 और 2009 में जब ऑल टाइम हाई था, उसके 6 महीने के बाद मार्केट क्रैश हो गया। ओ ऐसा 2000 में भी हुआ था, 2000 अराउंड, कि ऑल टाइम हाई पे था मार्केट, और 6 मंथ्स के बाद मार्केट क्रैश डाउन हो गया, या कुछ ओके स्केम आ गया, या कुछ भी बोलो। तो यहाँ पे ऐसा प्रेडिक्शन हो रहा है कि अभी 2024 पे ऑल टाइम हाई पे है,
तो अभी बजट के बाद कोई ऐसा रीजन मार्केट पकड़ लेगी कि जिससे मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो ये और एक टिप भी हम दे सकते हैं कि मार्केट क्रैश होता है तो आपके जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, जैसे कि टीसीएस ले लो, 500 माइनस हो जाता है, वो डीप मारने जब नीचे जाता है तब आप एंट्री ले सकते हो आराम से। ओके। फिर मार्केट धीरे धीरे 2025 अप आ जाएगी तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। आप अपन प्रॉफिट में रहेंगे, राइट। एकदम एकदम आपने ये चीज सही बोली। और यहाँ पर अपन अगर क्योंकि बात क्रैश करते होती हैं, है तब सेल नहीं करना होता है, तब बाई ज्यादा करना होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स तभी एंट्री लेते हैं क्रैश होने पे, मतलब डरना नहीं होता है। तो यहाँ पर एक चीज आ चुकी है आप सबके लिए कि देयर आर चांसेस कि मार्केट क्रैश हो सकता है। तो अभी है हमने सीरीज इसलिए लॉन्च करी है जिससे आप ये चीजें समझ सको और फंडामेंटल से चीजें जान सको। लाइक मैं भी इनसे बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ अभी इस पॉडकास्ट के अंदर क्वेश्चन पूछ के। कुछ डाउट्स मेरे भी है, कुछ डाउट्स ऑडियंस के भी आए हुए हैं, तो मैं दोनों ही चीज़ें हैंड्स ऑन हैंड लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि अभी अपन घूम फिर के वापस वहीं पर ही आ गए कि हमने डेटा के बेसिस पे ही हमारा आंसर लिया कि हमें ऑल टाइम क्रैश होगा या नहीं होगा। तो अब हम थोड़ा सा टेक्निकल शिफ्ट लेंगे यहाँ से कि क्या ऐसे एल्गोरिथम्स बन गए हैं जो हमें प्रिडिक्ट करके बता पा रहे हैं कि मार्केट हाई होगा या लो होगा। क्या ऐसी चीज हो चुकी है डेटा साइंस के अंदर? यस, हो चुकी है। यूएसए में एक अल्गो ट्रेडिंग करके भी आ गया है सॉफ्टवेयर, जो मतलब आपको स्टॉक्स प्रिडिक्ट करके देता है कि ये स्टॉक का प्राइस ये है, आपको एंट्री इस पॉइंट पे लेनी है, टारगेट उसका इतना है। मतलब पूरा एल्गोरिदम वो पूरा चार्ट देखता है, उसका न्यूज देखता है, ट्रेंड देखता है, उसका मार्केट कैप देखता है, प्रॉफिट देखता है, ओवरऑल लॉस देखता है, क्वार्टरली रिजल्ट देखता है। सब एनालिसिस करके एल्गोरिदम्स आपको बताते हैं कि कब आपको एंट्री लेनी चाहिए और कब आपको सेल करना चाहिए। तो मतलब उस हिसाब से आप इन्वेस्ट में अगर सीखा नहीं है तो डेटा साइंस के थ्रू आप इतना तो मान के चल ही सकते हो कि 80 to 90% एक्यूरेसी वो पक्का देगा, और ये सक्सेस हुआ है अभी अल्गो ट्रेडिंग। तो क्या ये एक तरीके से मशीन नहीं हो गई पैसा जनरेट करने वाली? अगर अपन इनडायरेक्टली बोले तो सपोज मैंने 10,000 डाले, अब वो एल्गोरिदम अपना आप चल जाएगा, राइट? यही आप कहना चाह रहे हैं? अभी आपने सुना हो तो यूट्यूब में कैसा है कि बाइनांस बैंक है, उसमें आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ऑनलाइन हो जाता है, और वो एक एआई के साथ कोलैबोरेशन है। तो वो क्या करता है, आपको एक बटन प्रेस करना होता है कि हाँ मैं आपको परमिशन देती हूँ, सेल या बाई आप खुद कर लो। तो वो एआई प्रेडिक्ट करते सही टाइम पे बाई कर लेता है, आपने जितना मार्जिन एड किया हुआ है, बैलेंस जितनी उसमें है उसमें से बाई करता है, और आपको वो भी ऑप्शन देता है कि आपको रिस्क कितना लेना है, वो आप डाल दो। 10% ले सकते हो, तो मैंने 10% डाल दी, तो वो उतना स्टॉप लॉस रख के ही चलेगा। मतलब वो लॉस में गया तो वो 10% से आगे 11% नहीं होने देगा। मतलब तो स्टॉप लॉस मैनेजमेंट हो गया। हाँ, आप इमोशनल नहीं आए, हम तो इमोशनल होते हैं ह्यूमन कि चलो ना आज डाउन है तो 10 डेज के बाद अब होगा, पर 10 डेज के बाद क्या होता है, 10 to 20% फॉल हो जाता है, तो प्रॉफिट हो जाता है डबल, सॉरी लॉस डबल हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि एआई तो इमोशनल नहीं है, बिल्कुल वो तो रेशनली चीज बताएगा। हाँ, तो वो तो सीधे कट ही कर देगा पोजीशन को। तो ऐसा मतलब एकदम वो एआई अभी सभी को डॉलर्स में $300 to $500 प्रॉफिट करके दे रहा है आपको। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो ऑडियंस ने पूछा है मेरे से, मैं आपको बताता हूँ। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि नाउ इन द कमिंग डेज ऑफ 2025 विल एआई गोना रिप्लेस द ब्रोकर्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या 2025 में ब्रोकर्स को रिप्लेस कर देगा एआई? एआई अभी से ही ब्रोकर्स को रिप्लेस कर चुका है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मैं किसी को यहाँ पे किसी कंपनी को ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर मोतीलाल में मेरा ही अकाउंट है। तो मोतीलाल में ऐसा हो रहा है मेरे साथ दिक्कत की जब आईपीओ लगता है और सब जब सेल करने के लिए मेरी मम्मी फोन करती है तो वो लोग फोन नहीं उठाते, क्योंकि उसको कई सारे कॉल्स आते हैं तो वो रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है, मुझे जो प्राइस पे सेल करना है वो प्राइस तो चला गया, अब वो नीचे आ गया, तो अब क्या करूं, मेरा तो 1000 का नुकसान ना। बिल्कुल। तो इससे अच्छा तो मैं अभी जीरोधा में होगा तो मैं अभी लिमिट सेट कर दूं अपने आप ही, तो जो प्राइस टच करके आया तो मेरा सेल हो गया। मतलब अभी से ही ब्रोकर्स का काम तो 50% रिड्यूस ही हो गया है, और ऑटोमेट भी हो चुका है। सोच लो, हाँ ऑटोमेट भी हो चुका है। तो सोच लो एआई आएगा जब, तो ये जीरोधा भी सब खा जाएगा। मतलब
मतलब आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स इस पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, न्यूज़ भी वो खुद ही पढ़ेगा, एनालिसिस भी वो खुद ही हाँ करेगा, पैसा भी वो खुद ही लगाएगा, निकालेगा भी वही, लिमिट्स भी वही खुद सेट हाँ करेगा। मानी एक तरीके से ये ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे स्टॉक मार्केट सैचुरेट नहीं हो जाएगा इस चीज़ से? लाइक थोड़ा सा मेरे दिमाग में ऐसे प्रिडिक्शन आ रहा है, लाइक जैसे अपन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करते हैं, तो क्या क्रिप्टो करेंसी भरोसेमंद है? लाइक यहाँ पर थोड़ा क्रिप्टो करेंसी को भी टच कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो क्रिप्टो कॉइन्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लाइक एक टाइम था जब बिटकॉइन बहुत सस्ता मिल रहा था, लाइक आज से मैं बहुत कम, सस्ता मिल रहा बहुत था। सस्ता मिल रहा था, और आज एक बिटकॉइन अराउंड 32-33 लैक्स के ऊपर नीचे घूमता रहता है, ये आज उसकी रेट है। तो क्या भरोसेमंद है क्रिप्टो करेंसीज जो नहीं आ रही है अभी? है, पर उसमें भी आपको चार्ट्स देखना आना चाहिए, क्योंकि उसके मेथड्स, टाइमिंग्स सब थोड़े अलग रहते हैं। तो मतलब आप एक बार वो सीख जाओ तो फोरेक्स ट्रेडिंग में भी कर सकते हो, क्रिप्टो में भी कर सकते हो, और वहां पे तो आप डॉलर्स में प्रॉफिट कर सकते हो, और लॉस भी डॉलर्स में भी होते हैं। तो इसीलिए जितने मैं मिलेगा बोलती हूँ उसमें। टिप्स पे मत जाओ। हाँ, टिप्स पे मत जाओ। यूट्यूब में से वो कई सारे होते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, बोलते हैं ये ले लो, फिर यहाँ पे सेल कर दो, फिर वो भी लॉस खा रहा है और हम भी साथ में लॉस खा रहे हैं। वो एक ही इससे गाड़ी में अच्छा सब खुद के सीखो। सब जा रहे हैं। हाँ, चाह रहे हैं, उससे अच्छा खुद राइट। पे भरोसा करो। लॉस हो रहा है तो हम खुद को ही बोलेंगे कि मैंने लॉस, मेरे ट्रेडिंग मतलब प्रिडिक्शन के मतलब गलत निकला, उसके लिए मुझे लॉस हुआ। अब तो यहाँ पर वो है ना, आपको इम्प्रूवमेंट और सीखना भी मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ थी, लाइक जब मैं अर्ली लाइक ट्वेल्थ में जब मैं था, जब मैंने जस्ट ट्वेल्थ कंप्लीट ही करी थी, लाइक जब बोर्ड के रिजल्ट्स आने वाले थे, लाइक वी बोथ आर इन द सेम फेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर इन द सेम फेज, बट यू आर जस्ट नियर अबाउट दैट फेज। तो उस पर्टिकुलर फेज के अंदर कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स थे जिस पे बहुत ट्रेंडिंग चली थी कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर। लाइक उस समय रिच हाँ डैड पुअर डैड, और जो जिसको बाइबल ऑफ क्या कहा जाता है स्टॉक मार्केट, या बाइबल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, उस किताब का नाम मैं भूल रहा हूँ, लाइक इट वाज इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन यस। फ्रैंकलिन। तो ये जो बुक्स थी तो उनका बहुत ट्रेंड चला था कि अगर आप एसआईपी करोगे तो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो यहाँ पर मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में बताओगे, बिकॉज बहुत लोग ये कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में या जो भी इन पर्टिकुलर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ उनको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो बिल्कुल बेसिक से बताना कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या चीज़ है, ये क्या वर्ड है, ये क्यों आया इस पर्टिकुलर स्टॉक कंपाउंडिंग मार्केट में? इफेक्ट मतलब आप देख लो कि आपने एसआईपी लगा दी, वो हम्म। कंपाउंड हो रहा है। आप मंथली 1000 कर रहे हो, 2 साल हुआ, तो मतलब 2 साल का कितना हुआ, 2 lakhs अराउंड हो गए। तो 2 lakhs में वो प्रॉफिट पहले साल आपको दिया 10,000, तो वो ओके। क्या हो गए, 1,10,000। फिर दूसरे साल उसने 20,000 प्रॉफिट दिया, तो कितने हो गए, 2,30,000। तो हम्म। वो तीसरे साल आप सेम एसआईपी कंटिन्यू रखते हो, और वो तीसरे साल आपको दे रहा है 30,000 प्रॉफिट, तो 2,60,000 हो गए। आपका तो 2 लाख ही है। कंपाउंडिंग क्या हुआ, 10, 20, 30, हम्म। मतलब ऐड होता गया। तो मतलब बिल्कुल। इससे आपका तो जो कोर अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। उसको बोलते हैं हम कंपाउंड इफेक्ट, मतलब जो धीरे धीरे प्रॉफिट प्रॉफिट करके वो कंपाउंड कर देता है। कंपाउंड होता जा रहा है, यानी अपना जो कॉर्पस अमाउंट है वो तो सेम ही रह रहा है, बट उस हाँ पे ये कंपाउंडिंग इफेक्ट की लेयर्स ऐड ऑन होती जा रही है, और ये पूरी की हाँ पूरी सेम रेप्लिकेट ऊपर हो रही है, जिससे ये फास्ट दिख रहा है अपन को बहुत। हाँ, और उससे तो हम ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो पूछा गया है, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर एक सेकंड रुकना, लाइक इस इंटरनेट इशू। हाँ, तो जो क्वेश्चन मेरे सामने आया है वो ये आया है कि ऐसे कोई रिसोर्सेज है फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन जिससे हम इस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट को सीख सके। लाइक बहुत सारी जगह पे ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं है, तो वो कैसे ऑनलाइन ही इस चीज़ को सीख सकते हैं? कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं या कुछ ऐसी बुक्स जो आप सजेस्ट करना चाहोगे, या एज अ मतलब थोड़ा सा लर्निंग के बारे में बताइए कि कैसे लर्निंग्स जो है एक बंदा लर्न कर सकता है स्टॉक मार्केट को बेसिक से, लाइक एकदम बेसिक से कैसे वो सीख सकता है? पहले तो सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो यूट्यूब में से कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, हाउ मतलब हाउ टू इन्वेस्ट इट इन, एंड व्हाट आर द मिनिमम वैल्यू और मिनिमम मनी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इट इन। सो कई स्टॉक सारी मार्केट। बुक्स है, जैसे कि आपने बोला था इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अभी वो बिगिनर्स के लिए भी सजेस्ट कर रही है, बेंजामिन ग्रामन के लिए। और ऐसी बुक्स पढ़ना तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद बुक्स पढ़ने में वीक हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छा लगता है, और जो डायग्राम्स हम देखते हैं वो
ज्यादा प्रिफरेबल रहता है रेदर Right. देन फॉर रीडिंग लाइक बुक। उस समय एक और बुक चली थी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, या ऐसे करके एक बुक थी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी भी चली थी एक लाइक हाँ, ब्लैक एंड वाइट में वो थी बुक, लाइक मैंने उसको देखा भी था। मेरा एक यूट्यूब चैनल रखा हुआ था जो बिगिनर से पढ़ा रहा है। मैं अभी Okay. सर्च करके देती हूँ। लाइक उसका नाम क्या है, like, अगर अपन को नाम भी पता लग जाए तो it will पुष्कर be great. राज, पुष्कर राज। पुष्कर राज। ओके, Okay. वो बेसिक से उसने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, फ्री है यूट्यूब में, तो आप कभी भी देख सकते हो। थोड़े लंबे वीडियोस पर टाइम लगता है, पेशेंस रखो, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि 15 डेज में आपको पूरा आ जाएगा। अब पेशेंस यहाँ पे जरूरी है। अच्छा, राइट, एकदम सही है। और मेन बात, इमोशनल तो निकाल ही दो कि यहाँ पे मैं तो रखूंगी और 2-3 साल रखूंगी, भले ही ना हम लॉस में और 5 साल रखती हूँ, फिर वो लॉस हो जाता है डबल और फिर वो कवरेबल नहीं लेता है, एट द एंड हम लॉस में भी निकलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बांध के रख लो कि इमोशनल नहीं आना चाहिए। आपका मतलब लॉस का मतलब आप मिनिमम 1000 रुपीज लॉस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो एक माइंड में फिक्स कर दो कि 1000 का लॉस होगा तो मैं एग्जिट हो तो जाऊंगा। एक मेंटल आपके वो आ जाना चाहिए, प्रिपरेशन रहो। राइट, हाँ। मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। तो यहाँ पर आपने दो बहुत अच्छी चीज बोली जो कि मैं वापस पॉइंट करना चाहूंगा। लाइक फर्स्ट आपने बोला कि आपको रेशनली सोचना होगा, इमोशनली नहीं सोचना है। और Yes. दूसरा, आपको पेशेंस का साथ पकड़े रखना है, बिकॉज पेशेंस इज द वर्च्यू टू Yes. सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। और एक मैंने यहाँ पर एक कोट पढ़ा था जो कि मैं आपको बताता हूँ। जब मैं थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे, तो एक कोट को मैंने पढ़ा था जो कि ये था कि दैट स्टॉक मार्केट इज द सोर्स विच ट्रांसफर्स द मनी फ्रॉम एन इम्पेशेंट पर्सन टू अ पेशेंट पर्सन। यस, डेफिनेटली। बिकॉज यहाँ पे जो इम्पेशेंट रहते हैं वो सिर्फ लॉस ही करते हैं, क्योंकि उसका माइंड ऐसे मतलब डाइवर्सिफाई होता रहता है। और मेन बात, टिप्स से मत जाना कभी भी, सीखना हो तो खुद के बल पे सीखो। बिल्कुल, क्योंकि आपकी खुद की रिसर्च ही काम है कि आप बिजनेस जर्नल्स पढ़ सकते हो, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, ये आपको बेसिक एक आइडिया दे देगा कि हाँ। क्या मार्केट सिनेरियो चल रहा है। लाइक कभी कभी आपको पता है, लाइक मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, कुछ हिडन साइंस होते हैं न्यूज़ वगैरह के बीच में। लाइक आप देख रहे हो कि जैसे अभी बीच के अंदर जब बजट ट्रांसपोर्टेशन का लॉन्च हुआ था, लाइक जब ट्रांसपोर्टेशन का बजट हाई आया था, इंडिया का जब बजट लॉन्च हुआ था, तो जो ट्रांसपोर्टेशन था उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इंडिया ने ज़्यादा बजट अलॉट किया था। हाँ। तो उस समय आप देखना कि जो भी कंपनीज उस चीज से रिलेटेड थी उनको काफी अच्छी ग्रोथ मिली थी उस पर्टिकुलर मिली ईयर थी। में। तो ये कुछ हिडन साइंस होते हैं न्यूज के अंदर जिसको आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें। करना चाहिए, क्योंकि इस बजट की मैं बात करूं तो अभी प्रेडिक्शन ऐसे आ रहे हैं कि अभी ईवी सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे कि हम रिन्यू कर सके एनर्जी। अभी जो हाल है कि खत्म होती जा रही है, कोल है या पेट्रोल है, तो मतलब वो सब शिफ्टिंग हो रहा है ईवी में। तो अभी भी एक न्यूज आ रही है कि जैसे कि टाटा मोटर्स ही अभी वो एक चिपसेट पे काम कर रही है, तो वो बोल रही है कि 2025 में रिजल्ट उसका 99% सक्सेस का ही है ईवी सेक्टर में। ओके, तो जानवी यहाँ पर एक और चीज है, लाइक मैं आपको बताना चाहूंगा। आई थिंक नेटवर्क, हेलो, आई होप Lag थोड़ा हो गया था। नेटवर्क, हाँ थोड़ा हाँ। नेटवर्क कनेक्शन अनस्टेबल हो, चलो ठीक है, चलता रहता है, नज़र नहीं लगती उस चीज़ से। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, लाइक मैं जब पढ़ रहा था तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेबी। लाइक आप सेबी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर कोई भी स्टॉक मार्केट के ऊपर जाना चाह रहा है तो ये मेरा भी रिकमेंडेशन है कि एक बार सेबी के बारे में आप थोड़ा बताओ, क्योंकि सेबी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस देखो, पूरी जर्नी में। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि हम कॉलेज होते हैं तो उसमें पॉलिसीज होती है कि ये रेस्ट्रिक्शंस है, आपको ये नहीं करना है, फोन अलाउड नहीं है, अटेंडेंस 75% attendance, रखनी। वो सब क्राइटेरिया जैसे वो कॉलेज डिसाइड करती है, वैसे यहाँ पे स्टॉक मार्केट को जो गुरु है, जो रूल्स और रेगुलेशंस मेंटेन करवाती है कंपनी से, वो सेबी है। मतलब Okay. वो बोलती है कि ये रूल्स होने चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि एक न्यूज आया था कि एसएमई आईपीओ के लिस्टिंग अभी जो अच्छे थे ना, वो लिस्टिंग के दिन 300% गेप अप खुलते थे, तो प्रॉफिट होता था एक आईपीओ पे 3 lakhs पर लॉट। और बाप रे, 3 lakhs सिर्फ
3 दिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रिटर्न मिलता था 3 लाख। तो अभी सेबी ने क्या बोल दिया कि आप लिस्टिंग के दिन 90% सब मार्केट वो आपका जो शेयर का है वो 90% अप, उससे आप अप नहीं जा सकते। 90% पे सर्किट वो मतलब होल्ड हो जाएगी, वो 91 नहीं जाएगा। दूसरे दिन भले वो वापस जाए, फिर दूसरे दिन से वो नॉर्मल कंपनी में आ जाती है, लिस्टिंग डेट नहीं होती है। तो वो मार्केट में ऐसा रूल है कि 20% ही मिनिमम सर्किट लगा सकती है वो, मैक्सिमम। ये मतलब सर्किट क्या 20 चीज पे होती गई है? सर्किट, मतलब जैसे कि आज स्टॉक 30% है, उसमें 20% लगा दो तो अराउंड 50% या 55 हुआ। तो वो थोड़ा, मतलब मैं अंदाजा लगा रही हूँ, मैं अभी सही मैथ्स नहीं लगा रही हूँ। तो मतलब 30 से अभी वो लिस्टेड हुआ तो वो 50 पे आया तो वो अटक जाएगा, मतलब उसकी 20% सर्किट हीट हो गई, तो वो अभी 21 पे वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो 45 मिनट्स या 30 मिनट्स तक, 20% तो मैक्सिमम है, फिर वो नेक्स्ट दिन ही ओपन होएगा, मतलब मत वो प्राइस अटक जाएगा। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि एक ऐसे लाइफ लाइन हो गई कंपनी की, हाँ, सर्किट की, वो कंपनी एक की। बूस्ट दे सकता है सर्किट लगा हाँ, के। वो एक दिन में 20% ही बूस्ट दे सकता है, उससे ओके, ज्यादा वो कोई भी कंपनी में नहीं लगेगा। राइट। तो ये तो तो काफी अच्छी ये, चीज है। हाँ, तो ये सारे जो रूल्स है, ये जो रेगुलेशन है, ये जो सेबी चेंजेस करती है कि अभी उसने बोला कि आप जीरोधा छोड़ दो, कि आप सारे ब्रोकिंग अकाउंट छोड़ दो, क्योंकि आप वहां पे ज्यादा ब्रोकरेज दे रहे हो। तो आप सेबी बोल रहे हैं कि हम एक लॉन्च करेंगे ऐसा कि जहाँ पे आपको जीरो चार्जेस देने पड़ेंगे, आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेगा। मतलब वो ही सब को रेगुलेट करती है, वो सबको फाइन देती है कि आप इस चीज के खिलाफ जा रहे हो कंपनी। तो मतलब वो शेयर मार्केट में सारा रूल्स रेगुलेशन वो ही देती है सेबी। अच्छा, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि सेंसेक्स और निफ्टी में क्या फर्क है? लाइक हम जब देखते हैं ना कि सेंसेक्स निफ्टी ये क्या चीज़ है, लाइक दोनों में क्या फर्क है मेजरली? सेंसेक्स पूरा मार्केट के ऊपर चलता है, निफ्टी 50 है, मतलब उसमें 50 स्टॉक्स है, जैसे कि नेम ही सजेस्ट करती है। टॉप 50 हर साल रिन्यू होती है। उसमें हम ले लो एशियन पेंट्स है, टीसीएस है, एचडीएफसी है। पहले एचडीएफसी बैंक और फिर रिलायंस है। तो एचडीएफसी बैंक अगर आज शायद 15% मार्केट मतलब माइनस होती है, 5%, तो मार्केट माइनस ही ओपन होगा। आज ओके, एचडीएफसी बैंक 5% अप होती है तो मार्केट प्लस में ही होगा, क्योंकि जो मोस्ट ज्यादा अफेक्ट करता है निफ्टी 50 में, वो पहले नंबर पे एचडीएफसी है, दूसरे नंबर पे रिलायंस है। मतलब 25 to 30% एचडीएफसी बैंक के ऊपर है। तो इससे 50 कंपनी लिस्टेड है निफ्टी 50 में, जो आप गूगल में भी देख सकते हो। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया है। जो आप इन्वेस्ट करोगे तो मतलब गारंटी है कि आप उसमें लॉस में कभी भी नहीं जाओगे, क्योंकि वो टॉप 50 है और अच्छा। वो हर साल रिन्यू होती है, तो रिफ्रेश हो जाती है। तभी एसआईपी में वो निफ्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो निफ्टी और ये हाँ, होता है इसमें, जिससे लॉस ना हाँ, हो। हाँ, क्योंकि ओ, लॉस ना हो। निफ्टी 50 में करते हैं तो टॉप 50 स्टॉक्स से आपने पकड़े होते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको तो उसमें आप 2 साल रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 साल में वो गारंटेड 10% तो मिनिमम रिटर्न दे के ही जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप एक तरीके से क्या कर रहे हो ना कि इसमें आप वो वाली वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस कोट था, लाइक नेवर पुट ऑल योर कॉइंस इन वन बकेट या इन वन वन बैग। बकेट। ही इज यस। एक्चुअली पुटिंग, वी आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स मनी, अवर मनी इनटू डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। लाइक अगर एक यस। कंपनी को भी दिक्कत होती है तो हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो हमें उसके बराबर का प्रॉफिट दे देगी, तो वो वहां हाँ, से आ जाएगा। ये इस तरीके से लाइक मतलब कुछ वर्क कर हाँ, रहा है। वो निफ्टी 50 इंडेक्स भी रहता है जो 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो आपको उसमें मतलब कोई चिंता नहीं होती है लॉस की। 1-2 साल रखना भी पड़े तो भी कोई ऐसा नहीं होता कि आज मेरे को लॉस हो जाएगा। तो अब एक और क्वेश्चन है, लाइक एक मेरे जस्ट मेरे कलीग ने पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो ओके। उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि आप एआई को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, लाइक अगर अगर कोई बंदा एआई के साथ इसको करना चाहता है तो एआई का क्या स्कोप है इस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट और इन सब ब्रोकर्स में या इनमें? मेनली देखो, क्योंकि हमने बेसिकली अभी तो डेटा साइंस के बारे में डिस्कस पहले वाले पॉडकास्ट में बहुत किया था, मतलब एकदम हाँ, खुल के किया था। तो अब हमें इस पॉडकास्ट में ये बताना है कि हम पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में कहाँ पर एआई का इंटीग्रेशन कर सकते हैं और उसका क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लाइक कुछ तो हमने टच कर लिए हैं, कुछ पॉइंट्स वापस। हाँ, देखो, जैसे कि जब आप चार्ट देखते हो तो उसमें कुछ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो वो तब आपको बिगिनर्स को नहीं कुछ समझ में कुछ आएगी। इंडिकेटर्स, लाइक वेरी वेरी स्पेसिफिक, लाइक कुछ इंडिकेटर्स। मतलब आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो आपको बता देती है कि अभी वो प्राइस ओवरबोट है
या ओवरसोल्ड है, मतलब अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, तो ओके, वो बता देती है आपको रेंज, बरोबर। तो RSI, ऐसा RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। इंडेक्स। ओके, ओके, तो ऐसे कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो जब आप इन्वेस्ट करते हो या इंट्राडे करते हो तो आपको कितने सारे इंडिकेटर्स के साथ वर्क करना पड़ता है, तो ये थोड़ा कंजस्टेड आप रहता है प्रेजेंट एज अ करना ह्यूमन। चाहोगे, आप प्रेजेंट करना चाहोगे स्क्रीन, इफ यू आर कंफर्टेबल, लाइक इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन प्रेजेंट, कि हम यस, भी देख लेते हैं। मैं मेरा डीमेट लॉगिन कर लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। श्योर। तो उससे क्या है ना, हमें एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा इस पॉडकास्ट का, कि कैसे एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट चलता है, और एक डे टू डे हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि एक डे टू डे इन्वेस्टर की लाइफ कैसे होती है। लाइक यू आर हैंडलिंग सो मनी थिंग्स टुगेदर, लाइक यू आर हैंडलिंग योर एजुकेशन एंड मीनवाइल यू आर जस्ट हैंडलिंग योर स्टॉक मार्केट थिंग, सो इट बिकम सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। कॉम्प्लिकेट हो जाता है, पर अभी जैसे मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा है, तो ओ, मैंने तो लीव ले ली है, तो अभी वो कॉलेज जाना तो नहीं है, पर साथ में थोड़ा घर में भी काम रहता है और वो सब रहता है, एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, और क्योंकि मैं मास्टर्स की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो पर हैंडल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक मोटिवेशन होता है कि ये करके ही रहना है, कुछ ये तो सीखा है, है मैंने स्टॉक मार्केट में, तो कुछ अर्न करके भी जाऊं मैं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। नहीं नहीं, ये तो है ही है, क्योंकि हमने भी जब देखा था ना वगैरह के अंदर, ये बहुत बढ़िया ये, लाइक हम थोड़ा सा मेरे को बताना, लाइक इसमें हमें तीन चीज़ें मेरे को मेजरली दिख रही हैं यहाँ पर। पहला तो HDFC बैंक का, मेरे को ये लग रहा है कि HDFC बैंक का ये हाँ, है ये देखो यहाँ पे पर्टिकुलर। नेम, यहाँ पे HDFC हुए, ये मेरा ओके, जीरोधा अकाउंट है, तो देखो ओके, ये RSI है इंडिकेटर, यहाँ से ओके, ये इंडिकेटर्स हम सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे हैं, क्योंकि हम इतने सारे तो देख नहीं पाते, तो ये राइट, RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। देखो अभी यहाँ पे देखो, ये जो मार्जिन दिख रही है दो ब्लू कलर की, लाइट ब्लू, वो हाँ, रेंज होती है, इससे ओके, ये नीचे, वो जो नीचे वाली लाइन है उससे नीचे होता है, मतलब वो अंडर वैल्यूड प्राइस हो गई है अभी, ठीक है, और ये जो बाहर निकल गई है वो ओवर ओवर वैल्यूड वैल्यूड, है। मतलब अंडर तो वैल्यू में देखो, खरीदो। अंडर वैल्यू में खरीदो, और वहां पे आप उल्टा भी कर सकते हो कि ओवर वैल्यूड में सेल कर दो, फिर वो जब नीचे आएगा तब बाय कर लो। ओके, तो देखो यहाँ पे ओवर वैल्यूड हुआ था, ये पॉइंट पे यहाँ पे देखो हुआ था, हम्म, तो देखो ये कितना क्रैश हुआ, यहाँ पे आके रुक गया सीधा, यहाँ पे इस पॉइंट पे हुआ क्रैश। तो यहाँ हुआ, पे वो पिछले दिन आप RSI लगा के देख सकते हो कि ये पॉइंट यहाँ पे ऊपर आ गया है, तो एक दो दिन में वो क्रैश होना ही चाहिए। तो HDFC बैंक, जैसे कि मैंने बोला, निफ्टी 50 में अभी फर्स्ट रैंक है, तो HDFC इतना पॉइंट एक दिन में गिर जाती है, तो सोच लो सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में कितना अफेक्ट हुआ होगा। राइट राइट, लाइक तो आप, अब एक छोटा सा वैसा और भी दे दो, जैसे अगर मेरी तरह किसी को सपोज कुछ भी नहीं आता है और वो ऐसा इंटरफेस जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवा लेता है, ठीक है, हाँ तो अब वो कैसे कर सकता है? लाइक हमारे सामने भी ऐसा ही इंटरफेस आएगा, हम थोड़ा सा अगर पैसा लगा देते हैं इस चीज़ में, तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो हमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा? मतलब क्या आप कैसे करते हो, थोड़ा सा देखो, मतलब। यहाँ पे इंटरफेस ऐसा रहता है कि आपको यहाँ पे ये नंबर्स दिख रहे हैं, वो आप वॉच लिस्ट बना सकते हो नीचे, कि इतनी ठीक सारी है, आपको अलाउड है, एक में आप 100 कर सकते हो। यहाँ पे मेरे 7 है, यहाँ पे एक मैंने आज का वो मिड कैप में ध्यान रखा था, पर वो हुआ नहीं था, तो डिलीट और चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बाय सेल BS लिखा है, यहाँ पे उसका मार्केट डेप देख सकते हैं। यह क्या है कि 500 क्वांटिटी इतने भाव में मांगी, कितने ऑर्डर्स आए, एक ऑर्डर आए, तो ये मार्केट डेप्थ है, ये ओपन लो, प्रीवियस क्लोज हाई, मतलब ये सब होता है कि यहाँ पे भाव दिखने को मिलते हैं कि कितना चेंज राइट, हुआ, कितना प्लस हुआ। ये मेरी सेकंड वॉच लिस्ट है, जिसमें HDFC बैंक है, TCS है, जैसे अच्छे अच्छे शेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं और उस पे हम नजर सकते हैं, मतलब मतलब IPO वॉच अलर्ट हुआ, लिस्ट मतलब हो गया कि जिस पे आप वॉच रख पा रहे हो वॉच पूरी। रखते हो। हाँ, तो ओके, मतलब यहाँ पे ऐसे ही आप डायरेक्ट ऐसे जाओ, यहाँ पे दिख रहा है थर्ड फोर्थ ऑप्शन है चार्ट का, तो साइड में राइट, हो गया ओपन। राइट, जैसे मैं TCS का ले लूं, तो वो TCS क्या होगा, यहाँ पे ये फुल हो गया ओपन, टाइम कर दो सेट। यहाँ पे टाइम फ्रेम होता है कि कितने टाइम फ्रेम की आपको चार्ट, ये कैंडल्स बोलते हैं इसको, कि कैंडल्स देखनी है, तो यहाँ पे मैं 1 आवर कर देती हूँ, क्योंकि RSI 1 आवर्स में बेस्ट देती है। तो ओके। देखो यहाँ RSI पे, 1 आवर में RSI बेस्ट देती है, तो हमें भी ये चीज़ हाँ फॉलो हम कर सकते हैं, लाइक राइट। हाँ, तो यहाँ ओके, पे देखो वो टच नहीं हुआ था ये पॉइंट पे, अंडर वो, पर नियर अबाउट था वो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कितना प्राइस था वो साइड में दिख सकता है, यहाँ पे देखो वो
राइट साइड पे कितना प्राइस था, 3933.29। 39 ओके, राइट यहाँ पे राइट बाई किया होगा तो ये हम्म कितना पॉइंट्स का गेन मिला, यहाँ पे सपोज एग्जिट किया तो कितना मिला, मतलब 4233। अप्रोक्स 1,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। हाँ मतलब एक लिया होता तो 1000 का, मतलब आपके पास जितना फंड हो उसके उतना लिया होता तो मतलब मतलब अगर 100 कितना आता होता है तो आप, 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता सीधा। 1000 भी नहीं, 39,000 है और 42,000 थ्री, हाँ मतलब उतना तो हो ही जाता आराम से। आराम से तो राइट है यहाँ तो से हम देखो ये तो ओवर ये तो वैल्यूड है, इजी है अभी ना। वो नीचे आ गया। तो ये तो इजी हो गया बहुत कि हमें सिर्फ RSI इंडिकेटर को देखना है और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ पर कोई बार जो देखो ऐसा भी होता है कि यहाँ पे ओवर वैल्यूड था, फिर इतने हम्म मिडल तक आया, फिर वो लास्ट तक नहीं पहुंचा, फिर वो इतने में ही खेलता रहा बॉर्डर में ही, फिर यहाँ पे ऐसा डिप आ गया नीचे अंडर वैल्यूड, तो यहाँ पे भी हम बाई करने का इंडिकेटर मिला था 3900 पे TCS। अभी कितना चल रहा है, 4282 चल रहा है, लास्ट प्राइस रेड में दिख राइट रही है राइट साइड। राइट तो अभी वो कुछ कुछ फेज होते हैं, तो ऐसी कोई निफ्टी 50 में आप सिलेक्ट कर लो, तो आप एक साल का मतलब होल्ड किया था तो एक साल का 2 साल भी हो जाए ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसा कुछ आप लॉस में तो नहीं रहोगे एट द एंड, क्योंकि कंपनीज एक एक साथ नहीं फॉल करती है, तो सेंसेक्स बैंक निफ्टी डायरेक्ट हाफ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे बोला HDFC मैटर्स अ लॉट। राइट तो HDFC तो हो जाता है, HDFC, लाइक बहुत भरोसेमंद कंपनी है HDFC, बहुत टाइम से ही हाँ है और उसका डील के बाद तो और भी ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया HDFC बैंक होम लोन, और उसके साथ जब इसका डील हुआ है तो उसके बाद तो ये और ज़्यादा बूम पे आ रहा है। तो हम HDFC एक दिन में 10% मार्केट गेट डाउन होता है, तो सोच लो निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का क्या हाल होगा। तो राइट मतलब कंपनी इतना सारा मार्केट गैप अप या गैप डाउन नहीं देती है, क्योंकि ये स्टॉक्स के भाव ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, तो मतलब ऐसे ही उसमें मूवमेंट आएगी बड़ी बड़ी, 200 पॉइंट प्लस, 200 पॉइंट माइनस, 400 पॉइंट प्लस, तो ऐसे। यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ लाइक जानवी कि आप अपने ट्रेंड्स को आउटसाइड रिसर्च करने की जगह यू कैन इवन जस्ट रिसर्च योर ट्रेंड्स विद इन दी योर सराउंडिंग्स, लाइक इफ यू आर यूजिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट अराउंड योर सराउंडिंग्स, सो you can easily notice like which brand will gonna take the site next, right? And according to that we can invest. तो हमें बेसिकली ये देखना है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, उससे हमें सेंटिमेंट्स का पता लग जाएगा और सेंटिमेंट से हम मार्केट को आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही बोल रहा हूँ मैं जानवी? यस कर सकते हैं, और आप न्यूज में भी अपडेट रहो कि आज उसका जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट, मैंने पहले भी टर्म यूज किया इस पॉडकास्ट पे, तो राइट क्वार्टरली रिजल्ट मतलब मार्च के बाद आता है, जून के बाद आता है, ऐसे 3 मंथ के बाद हर एक कंपनी बता दी है कि हम इस क्वार्टर में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि लॉस हुआ है कंपनी को, तो पता चल जाएगा कि वो नेक्स्ट दिन डायरेक्टली मार्केट गेट डाउन होगा। राइट प्रॉफिट में राइट आया है तो वो नेक्स्ट दिन ही बूम करेगा, नेक्स्ट दिन ही 10% की सर्किट आपको आराम से देगा। राइट तो यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर ही हम हमारे एपिसोड 1 को ओवर करेंगे। वाइक इट वाज अ रियली ग्रेट एपिसोड जिसमें हमने कुछ बेसिक्स को टच किया है और यहाँ पर हमने एज एन इंट्रोडक्शन आपको दिया है। आपको कुछ टर्म्स हो सकती है, कुछ टर्म्स आपको लोगों को समझ में नहीं आई हो, और वेरी मच थैंक यू जानवी। और मैं ये चीज़ कहने वाला हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होने वाला है जानवी, उसमें कुछ हम केस स्टडीज़ लेके आएंगे, लाइक हर्षद मेहता की केस स्टडी हो गई और भी कुछ कंपनीज की केस स्टडी, लाइक जिससे स्टॉक मार्केट में बड़ा हमें चेंजेस देखने को मिले। और माइक्रोसॉफ्ट की भी बात करेंगे, लाइक माइक्रोसॉफ्ट पे बहुत टाइम से स्टॉक के ऊपर बहुत काम चल रहा है, और थोड़ा सा फॉरेन स्टॉक्स के ऊपर भी हम बात करेंगे, लाइक एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनका बिल्कुल अलग खेल चलता है। और उस पर हम पूरी बातचीत करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू है, लाइक वी गोना डिस्कस अबाउट अवर फॉरेन स्टॉक्स एंड केस स्टडीज़, और हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको तक केस स्टडीज़ पहुंचा सकें, बिकॉज केस स्टडीज़ बेस्ड लर्निंग आर द बेस्ट लर्निंग। जैसे अभी हमने जानवी से ये चीज़ सीखी कि उन्होंने HDFC बैंक को लेके पूरा एक ओवरव्यू दिया हमें। इट वॉज अ रियली ग्रेट ओवरव्यू एंड आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ जाएगी और आपका भी एक कॉम्प्लेक्सिटी वाला चीज़ दिमाग से हट जाएगा कि स्टॉक बहुत ज़्यादा टफ है इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से क्या लगा कि हाँ प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते हो, सीख जाते हो, तो मतलब आप एट द एंड प्रॉफिट में रहते हो और आपको कोई डर नहीं लगता है कि आप रिस्क में हो अभी। बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, लोगों के दिमाग में बहुत बड़ी मिथ है कि स्टॉक मतलब घपला, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, सट्टा, बिल्कुल यही वर्ड है, सट्टा, सट्टेबाजी, जुगाड़, स्टॉक मार्केट जुगाड़ है। आप सट्टेबाजी कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो। जुआ नहीं करना है,
पर बेनिफिट है स्टॉक मार्केट का। मतलब आप दोनों सभी लेके को चल इन्वेस्ट सकते हो ना, करना चाहिए। मतलब दोनों लेके चल सकते हो आप। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो वो जुआ है, और अगर हाँ, आप में पेशेंस है और प्रॉपर प्लानिंग है, रिसर्च है, तो वो एक प्लान रिसर्च है। इन्वेस्टमेंट है। दोनों में मतलब हाँ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रिसर्च का हाँ, डिफरेंस है और पेशेंस का डिफरेंस है। पेशेंस का डिफरेंस है, यस। राइट राइट, इट वॉज रियली नाइस जानवी, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। और हमारे SIN के ब्लॉग्स को भी आप जाके देख सकते हो, हमारी साइट के ऊपर अच्छे खासे ब्लॉग्स आ रहे हैं विद द इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स, जिससे आप प्रॉपरली जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अभी तो हमने बहुत ज़्यादा सस्ती कर दी जानवी रेट, लाइक यू वाना गेट गुड अमाउंट ऑफ ब्लॉग्स, और मंथली ओके, सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज़ का ही है। लाइक इट वॉज अ रियली लेस देन आप ये मान सकते हो एक पिज़्ज़ा का आप स्लाइस लेते हो ना, उससे ज़्यादा ये यस, कॉस्ट उससे भी इफेक्टिव है, सस्ता है। उससे भी सस्ता है। यस, और सबसे बड़ी बात, हम आपको इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क्स भी दे रहे हैं। लाइक आपको केवल उस ओके, ब्लॉग्स को पढ़ना नहीं है, आप जाके, मैं आपको शेयर करूंगा इस ब्रॉडकास्ट के बाद कूपन कोड, आप देखना उस चीज़ को। तो हम आपको इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं पूरा, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में, इम्प्लीमेंट खुद करके देखिए चीज़ें। और ओके, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करके जानवी, और मिलते हैं अभी हम वापस इसकी नेक्स्ट एपिसोड की प्लानिंग करते हैं अब। और पक्का। टिल देन जिसके भी कमेंट्स हैं आप नीचे दे सकते हो, आप मेरे को पर्सनली DM भी कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर, आप जानवी को भी लिंक्डइन पे DM कर सकते हो, बिकॉज हम दोनों लिंक्डइन पे ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, कभी यस, कभार हम इंस्टाग्राम पे भी आ जाते हैं, कभी इच्छा होती है तो। बाकी ये दो के अलावा हम आपको कहीं नहीं मिलने वाले, या यूट्यूब पे मिलेंगे फिर यस। सीधा। और मैं एक नोट भी देती हूँ तुमको, तो बिल्कुल बिल्कुल, तुमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज अ PDF शेयर कर देना, कि जिससे वो एज अ शॉर्ट रीड करना हो तो वो कर सकता है। और वो उसमें पॉइंट्स लिखे हैं कई सारे, कि बेसिक्स है और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और नहीं नहीं, इट कैसे विल बी आपको ग्रेट प्लान करना जानवी, चाहिए। इट विल बी ग्रेट जानवी फॉर अस। आप वो नोट PDF फॉर्मेट में हमें शेयर कर दीजिए, हम उसको एज अ ओके, लिंक बना के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो इट विल बी रियली ग्रेट फॉर एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, इट इज़ रियली ग्रेट। तो इस बार बहुत ही अच्छा रहा हमारा पॉडकास्ट, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट, और फाइनेंशियल एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि सारे बच्चे भी फाइनेंशियल एजुकेशन को जाने समझे और यस, इंटेलिजेंटली अपने पैसों को मैनेज करना सीखे। बिकॉज कमा सब लोग सकते हैं, बट मैनेजर कोई नहीं कर सकता, और मैनेज कोई नहीं कर वहीं सकता। पर ही वो हाँ, दरिद्रता के करीब जाने लगता है। तो यहाँ पर हाँ, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। टिल देन इट्स ग्रेट, थैंक यू जानवी, मिलते हैं, मिलते हैं, राधे राधे, बाय, टेक बाय। केयर।